सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और आज फिर देखें शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 के सेलेक्टेड जीके क्वेश्चंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स। और यह हमारा सेट नंबर 2 है। इसके पूर्व मैंने सेट नंबर 1 दे रखा है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो वह शर्करा है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट और इसमें फ्रुक्टोज प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ये भोजन का महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो ऊर्जा प्रदान करता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। यहाँ रीस्टोरेज की बात हो रही है। तो हमारे शरीर में यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्सन होता है और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संचित होता है, अर्थात रीस्टोरेज होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो फिर यही क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला बायोमोलिक्यूल्स है और कार्बोहाइड्रेट से ही एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। खासकर ये अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दौड़ने के पहले ग्लूकोज का सेवन करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो यहाँ लैक्टिक एसिड का संचय इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात कठोर शारीरिक कार्य करने जैसे कि दौड़ने और अन्य कठिन काम जैसे ऊंचाई पर चढ़ने आदि के कारण मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है, मांसपेशियां तन जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जिस गति से हमारे शरीर में रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति श्वसन द्वारा होनी चाहिए उस गति से नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो मांसपेशियों में जम जाती है और वह सूज जाता है और मांसपेशियों में थकान होने लगता है, अर्थात क्रैम्प होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो वह है स्टेपीज जो कि कर्ण की अस्थि है। मध्य कर्ण में 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, माइलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि, सबसे लंबी अस्थि की अगर हम बात करें तो वह होता है फीमर जो कि हमारे जांघ में होती है। तो आप याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज जो मध्य कर्ण की हड्डी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। इट इज़ द बोन ऑफ द थाई वेयर एज स्टेपीज is the smallest bone of the human body found in the middle earth। क्वेश्चन नंबर 8, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। हम जानते हैं कि हड्डियों में निर्माण के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम फॉस्फेट की आवश्यकता होती है और कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अस्थियों में पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो वह होता है टेंडन।
आप याद रखेंगे अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जबकि लिगामेंट अस्थियों से जोड़ता है। अस्थियों एवं अस्थियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, और अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में हम जानते हैं कि यह एक मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है, जो टेस्टिस के द्वारा स्रावित किया जाता है। और किसके द्वारा टेस्टिस में, तो लीडिंग कोशिकाएं के द्वारा नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, और ये लीडिंग कोशिकाएं टेस्टिस में पाई जाती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी करती है। तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है जो मनुष्य में वृषण की लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। VVI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलेग्रा रोग ऑप्शन नंबर बी नियासिन नामक विटामिन की कमी से होता है। नियासिन, थायमिन, कैल्सिफेरॉल और राइबोफ्लेविन आदि विभिन्न प्रकार के विटामिन के रासायनिक नाम हैं। आप इसे भी याद रखेंगे, और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा जो विटामिन से संबंधित होगा और आपके कोई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो हम जानते हैं कि रुधिर की रचना तरल, प्लाज्मा और उसमें तैरने वाले ठोस कणिकाओं से होती है, जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स आते हैं। यहाँ हम बता दें कि लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है लाल रक्त कणिका को और किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से। श्वेत रक्त कणिका को और किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट के नाम से। प्लेटलेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से। और इन तीनों के तीनों रक्त कणिका के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे लाल रक्त कणिका वह ऑक्सीजन के परिवहन में मुख्य रूप से मदद करता है। श्वेत रक्त कणिका यह शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षण में मदद करता है। और प्लेटलेट रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वह है प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है। तो वह है बिम्बानी व थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा रुधिर कणिका हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। तो वह है लाल रक्त कणिका, RBC या एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा रुधिर कणिका शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है और जो शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तो वह है श्वेत रक्त कणिका, WBC। यह एक मुख्य क्वेश्चन बनता है ब्लड से कि प्रतिरक्षा तंत्र को कौन मजबूत करता है, या प्रतिरक्षा तंत्र का कौन सा रुधिर कणिका हिस्सा है जो शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो वह है श्वेत रक्त कणिका, WBC, और साइंटिफिक नेम इसका होता है ल्यूकोसाइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो
आपके समक्ष लाता रहूं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी अस्थि भंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18, पॉलीसीथीमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? तो ब्लड में मुख्य रूप से एरिथ्रोसाइट या आरबीसी की अधिकता के कारण पॉलीसीथीमिया नामक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस हार्मोन को आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन या तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो वह है एड्रेनलिन हार्मोन, जो करो या मरो, फाइट और फ्लाइट की स्थिति में एड्रेनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं और यह एक एड्रेनल ग्रंथि होती है जो किडनी के टॉप मोस्ट पोजीशन पर पाई जाती है। इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स बाहरी भाग और दूसरा मेडुला भीतरी भाग। भीतरी भाग से एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन निकलता है। यह आपातकालीन हार्मोन है जो किसी ऐसी कंडीशन जहां पर कुछ करने या फिर भाग जाने, फाइट और फ्लाइट की स्थिति आने पर स्रावित होती है और शरीर को साम्य अवस्था में लाने में मदद करती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अग्नाशय द्वारा उत्पादित कौन सा एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वह है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय के बारे में बता दें, यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है और इसका बाहरी भाग एक्सोक्राइन पार्ट पाचक रस पेनिक्रेटिव जूस स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में हिस्सा लेता है और छोटी आंत में पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। जबकि इसका भीतरी भाग, जिसे आइसलेट्स ऑफ लंजर के हंस कहते हैं, इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल्स। इसके बीटा सेल्स से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन के कम स्राव की स्थिति बने या फिर पेनक्रियाज में गड़बड़ी हो जाए, पेनक्रियाज ठीक से कार्य न करे, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन का स्रावन कम होगा और रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित नहीं होगा, अर्थात शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और मधुमेह नामक रोग होता है। इसलिए यहाँ आप इसे याद रखेंगे, इंसुलिन के कम स्राव से, इंसुलिन के कमी से या पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि की कुसक्रियता के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता द्वारा लगाया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा लगाया जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा लगाया जाता है कि यह इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है अथवा नहीं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इससे पहले हम बता दें कि अग्नाशय अगर रक्त में इंसुलिन का स्रावन करती है तो रक्त में शर्करा का स्तर कम होगा, नहीं करती है तो रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होगा, शर्करा के स्तर में वृद्धि होगी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन किसके स्तर को नियंत्रित रखता है? फिर वही क्वेश्चन, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है, शर्करा के स्तर को इंसुलिन नियंत्रित रखता है और यह पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इस पर 4-5 प्रकार के
MCQ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसे आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है क्योंकि इसे मानव शरीर द्वारा बनाया जा सकता है? वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रोलाइन। एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर वानर। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सु जननी की अध्ययन है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, मानव प्रजाति को उनके आनुवंशिक घटकों को बदलना सुजननिकी का अध्ययन है। PBR क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत किस पर आधारित है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव हियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आनुवंशिक पुनर्योजन और प्राकृतिक वर्ण, आनुवंशिक और गुणसूत्री उत्परिवर्तन, प्रजनन पृथक्करण, ये चारों के चारों मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के घटक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है? तो वह है ATP। आगे बढ़ते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, गुणसूत्र बने होते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात करें जो कि आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, और ये गुणसूत्र मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये क्रोमेटिन के धागे से बनते हैं। तो गुणसूत्र की बात करें, ये DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, आप याद रखेंगे। गुणसूत्र DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस व्हिच इज कंसर्न्ड विद द एवोल्यूशन। अगर जैव विकास की बात करें तो उसमें आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? तो आनुवंशिकी शब्द क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन सी, बैटसन ने दिया। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर लॉ ऑफ हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ है मटर के पौधों पर विभिन्न प्रयोग किए और फिर वंशानुक्रम के नियमों का प्रस्ताव दिया। किसने दिया? तो मेंडल ने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पौधे पर भी काम किया था। वह क्या था? वह था हिरासियम। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रेगर मेंडल ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो आनुवंशिकता के नियम, लॉज ऑफ हेरिडिटी के लिए ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रतिपादित किया गया। चार्ल्स डार्विन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने 3-4 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, जिसमें कैपेसिटी ऑफ आवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जीवों में संतानों उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, उसके बाद जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसके बाद सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड उसके बाद प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड नए जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कुल मिलाकर डार्विन ने यह बताया कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, उन्हें भोजन, आवास आदि के लिए आपस में जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और उसमें जो सर्वोत्तम होते हैं वह प्रकृति के द्वारा चुन लिए जाते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के द्वारा जैव उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। तो हम यहाँ याद रखेंगे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, किसने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकास का सिद्धांत दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, किसे जैव विकास के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को ही जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। इसे भी आप याद रखेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर के क्वेश्चंस के आंसर में आपको बताया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया, और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1809 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इसकी व्याख्या की कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? तो यहाँ बात हो रही है लामार्क की, लामार्कवाद की। लामार्क ने बताया था कि एक उदाहरण दिया था जिराफ के गर्दन लंबा होने के संबंध में, और उन्होंने बताया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। यह लामार्कवाद था, जिसका उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में 1809 में उदाहरण दिया था। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। VBI क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और जहां एक एक अंक के लिए संघर्ष होता है, ऐसे में आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उत्तर को समायोजित करके आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और अंतिम में मैंने इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे रखा है, जो आपको सुविधा प्रदान करेगा, और बार बार आप इसे रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन गुणसूत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहते हैं कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 44, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात DNA का मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। DNA खास करके गुणसूत्र के घटक के रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र केंद्र के में होता है। और नीचे एक क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन का संकेत है कि कोशिका के केंद्रक के अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात DNA और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोनों क्वेश्चन में बहुत ही समानांतर है। एक तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और DNA इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में, जो हरित लवक है और प्लांट कोशिका में पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 46, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 47, जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो वह है rRNA। जहाँ तक RNA की बात है तो इसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। और क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी rRNA हो जाएगा। RNA के बारे में, RNA 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, ट्रांसफर RNA, rRNA, राइबोसोमल RNA, mRNA, मैसेंजर RNA। आगे हम बढ़ते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48, वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई है जीन। और जीन की अगर बात करें तो गुणसूत्र को जितने भी खंडों में अगर हम काटेंगे तो वह प्रत्येक जीन कहलाएगा। जीन, इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर डी, जीन शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 15, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो वह कहलाता है जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का अंग्रेजी जेनेटिक्स होता है और इसे इस प्रकार भी पूछा जाता है कि वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ व्हिच, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द जेनेटिक्स। एंड अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 51। और अंतिम में मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं फ्रेंड्स। आप अपने प्रश्नों को बार बार हल करेंगे, याद रखेंगे और नीचे दिए गए आंसर से मिलान कर लेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में आप बने रहेंगे और मैं नए तरह का वीडियो लाता रहूँगा जीके के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।